उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पूरा नया चैप्टर है आपको अब प्लांट किंगडम और प्लांट क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट न्यू चैप्टर प्लांट किंगडम और प्लांट क्लासिफिकेशन। ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा सबको? यस सर। तो earlier हमने प्लांट को 5 डिविजन्स में क्लासिफाई किया था। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। ये कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर कौन से ऑर्गेनिजम्स को हम किस बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हैं, प्लांट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो हमने स्टार्टिंग की थी एम्ब्रियो फॉर्मेशन से। तो जो नॉन एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं उनको हमने एल्गी कहा था, और फिर बाकी 4 एम्ब्रियोफाइट्स में आ गए थे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। फिर हमने वास्कुलेचर किसमें होता है, जाइलम वेसल, फ्लोएम वेसल्स के बेसिस पर। तो जो वास्कुलर प्लांट होते हैं वो है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। मतलब अल्गी एंड ब्रायोफाइट्स में वेसल्स नहीं मिलती, तो ब्रायोफाइटा को भी अलग कर दिया था हमने। फिर नेक्स्ट सीड के बेसिस पर, ठीक है, सीड के बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया था। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में सीड बनती है, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट एंड एल्गी में सीड्स नहीं बनती, इसलिए टेरिडोफाइटा को भी वहां से वास्कुलर बट नॉन सीडेड प्लांट हटा दिया था, वहां से अलग कर दिया था सेपरेट। देन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में फिर वहां पर हमने कहा था फ्लावरिंग प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, एल्गी, इनमें फ्लावर नहीं आता, तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, इसी को हम 5 डिवीजन से, उसी को हमने फिर 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया था प्लांट्स को, लोअर प्लांट्स एंड हायर प्लांट्स। Lower plants, it means those plants which do not bear or produce seeds, जिनमें सीड नहीं बनेगी। नॉन सीडेड प्लांट्स को हम लोअर प्लांट्स कहते हैं। और इसके अंडर में कौन कौन से डिविजन्स आएंगे, डिवीजन एल्गी, डिवीजन ब्रायोफाइटा, एंड थर्ड डिवीजन टेरिडोफाइटा। ये 3 एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, इन प्लांट्स में सीड नहीं बनती एंड देयरफॉर इनको हम फिर नॉन सीडेड प्लांट, और इसीलिए ये हो जाएंगे लोअर प्लांट्स। भाई हायर प्लांट्स का मतलब है जिनमें सीड फॉर्म होती है, सीडेड प्लांट। सीडेड प्लांट्स को हम हायर प्लांट्स कहते हैं। तो इनमें हायर प्लांट्स में डिवीजन जिम्नोस्पर्मी, इट मींस जिम्नोस्पर्म्स, and division angiospermy, it means angiosperm flowering plants, angiospermy, okay, gymnospermy and angiospermy, ये हायर प्लांट्स
उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्लांट्स का ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर होता है, क्योंकि कुछ प्लांट्स में यहाँ पर थैलस फॉर्मेशन होता है और कुछ प्लांट्स में ऑर्गन फॉर्मेशन होता है प्रॉपर। ओके, थैलस फॉर्मेशन। ओके, थैलस, तो इसमें भी दो तरह के प्लांट्स हैं, थैलोफाइट्स एंड नॉन थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स मतलब कि जिनकी बॉडी थैलस लाइक रहेगी, मतलब टिश्यू रहेंगे, ऑर्गन नहीं बनेंगे, उनको हम बोलते हैं थैलस और थैलॉइड बॉडी। थैलोफाइट्स, फाइटा मतलब प्लांट्स, दोस प्लांट्स जिनकी बॉडी थैलस होगी। बेटा एंटर करते समय माइक का ध्यान रखा करो, अगर माइक ऑन रहे तो प्लीज, है ना, एंटर करते समय आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप किसी तरह की आवाज ना करो जिससे कि पूरी क्लास डिस्टर्ब ना हो। थैलोफाइट्स मतलब ऐसे प्लांट्स जिनकी बॉडी थैलॉइड होगी। थैलॉइड मतलब टिश्यू रहेंगे, ओके, बट ऑर्गन नहीं बनेंगे। ओके, थैलोफाइट्स मतलब those plants which do not possess organs, जिनमें ऑर्गन्स नहीं होते। अब प्लांट्स के ऑर्गन मतलब रूट, स्टेम, लीफ, ओके, ये उसके ऑर्गन्स हो जाते हैं। जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स नहीं मिलेगा वो थैलोफाइट, और जिसमें मिलेगा वो नॉन थैलोफाइट। इसमें रूट, स्टेम नहीं मिलते तो थैलोफाइट्स के एग्जांपल्स हैं एल्गी, जो मल्टीसेलुलर एल्गी होते हैं, वो वहां पर टिश्यू तक ही बना पाते हैं। यूनिसेलुलर एल्गी तो सिंगल सेल रहेगा। एल्गी के साथ में यहाँ पर मॉसेस, ब्रायोफाइट के मेंबर्स होते हैं मॉसेस। ब्रायोफाइट्स को हम फर्दर दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करेंगे जब हम डिवीजन ब्रायोफाइटा को पढ़ेंगे तब। ब्रायोफाइट्स में एक मॉस और दूसरा लिवरवर्ट्स, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स, ऐसे दो ग्रुप बनाएंगे। तो लिवरवर्ट्स में रूट लाइक राइजोइड बनते हैं। ओके, रूट लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू होते हैं लिवरवर्ट्स में, ब्रायोफाइट्स के एक ग्रुप में। लेकिन दूसरा ग्रुप है जो है मॉसेस, मतलब ग्रास लाइक होती है मोस्टली। तो मॉसेस में रूट, स्टेम या लीफ लाइक कोई ऑर्गन नहीं बनता। एल्गी एंड मॉसेस यहाँ पर थैलोफाइट्स। और दूसरी कैटेगरी है नॉन थैलोफाइट्स। नॉन थैलस बॉडी, नॉन थैलस बॉडी का मतलब है जिसमें टिश्यू से ऑर्गन बनने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है या ऑर्गन बन चुके हैं। तो both plants which possess organs or organ like structures, ठीक है, या तो ऑर्गन बन चुके होंगे, मतलब रूट, स्टेम या लीव्स उनमें मिलता है, या फिर उसके लाइक जो है वो स्ट्रक्चर, जैसे हमने कहा कि लिवरवर्ट्स में रूट लाइक स्ट्रक्चर बनने लग जाते हैं, राइजोइड जिनको कहते हैं, तो रूट लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ऐसे वालों को भी हम नॉन थैलस कहेंगे, नॉन थैलोफाइट प्लांट्स में इंक्लूड करेंगे। नॉन थैलोफाइट प्लांट के एग्जांपल कौन कौन है? तो ब्रायोफाइटा एक ग्रुप, मॉसेस इधर था, इधर लीवरवर्ट्स, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में लीव्स बनने लग जाती है। ओके, टेरिडोफाइट्स
जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में तो प्रॉपर वहां पर स्ट्रक्चर दिखते हैं आपको, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। ओके, अल्गी और ब्रायोफाइट का एक ग्रुप मॉसेस, जिनमें ऑर्गन नहीं बनते। लिवर वर्ड्स में ऑर्गन रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड बनना शुरू हो जाते हैं। टेरिडोफाइट्स में लीव्स बनने लग जाती है, लीव्स दिखती है आपको, माइक्रोफिल्स एंड मैक्रोफिल्स कहेंगे हम इसमें। फॉल्स वगैरह इसमें आते हैं, तो फॉल्स में आपको बड़ी बड़ी लीव्स वहां पर दिखती है। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में रूट स्टेम लीव्स अच्छे से ग्रो होती है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट? Yes. गुड। नाउ जब हम प्लांट को इस तरह से क्लासिफाई कर रहे थे, तो ये क्लासिफिकेशन आया कहाँ से है? ओके, मतलब प्लांट के क्लासिफिकेशन की स्टार्टिंग हुई कहाँ से? तो हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पहले, आप लोग लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ चुके हैं। उसमें हमने कैरोलस लिनियस के बारे में पढ़ा था। कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हमने कहा था। क्यों? क्योंकि उसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया था। उसने प्लांट को क्लासिफाई करना वहां पर शुरू किया था। ओके, प्लांट और एनिमल्स को किंगडम्स में क्लासिफाई किया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम उसने प्रपोज किया था। ठीक है, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उसने एक और सिस्टम दिया था प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए, ओनली प्लांट्स को भी क्लासिफाई करने के लिए, विच इज आर्टिफिशियल प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके, तो लिनियस ने डिफरेंट प्लांट्स को नेमिंग किया, उसको क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग वही से होती है, प्लांट्स को क्लासिफिकेशन करने का जो लिटरेचर अवेलेबल है उसमें। और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम वर प्रपोज्ड, और उसमें से सबसे पहला आया था कैरोलस लिनियस का। ओके, तो याद रखना, कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। उसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, मतलब ऑर्गेनिजम्स को टू वर्ड्स, जीनस एंड स्पीसीज के बेसिस पर, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट के बेसिस पर नेमिंग करना, लाइक होमो सेपियंस, मैंगिफेरा इंडिका, ओके, ट्रिटिकम एस्टिवम, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लीवो। ठीक है, ऐसे हमने वहां पर नेमिंग पढ़ा था। मस्का डोमेस्टिका, तो ये नेमिंग कर पाए हम वहां पर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। फिर क्लासिफिकेशन में हम पढ़ते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से अराइज हुआ था, उसमें मॉडिफिकेशन से। तो हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था कैरोलस लिनियस का, किंगडम प्लांटियन, किंगडम एनिमलिया, और उसमें 3 डिमेरिट्स पढ़े थे, ड्रॉबैक्स पढ़े थे उसके। और उन तीनों ड्रॉबैक्स को, डिमेरिट्स को हटा करके हीकल ने प्रोटिस्टा इंक्लूड किया, कॉकलेट ने मोनेरा इंक्लूड किया, और विटेकर ने किंगडम फंजाई इंक्लूड किया था। इस तरह से क्लासिफिकेशन वहां पर। यहाँ पर भी प्लांट्स में भी कैरोलस लिनियस ने स्टार्टिंग यहाँ पर उसी से करते हैं। क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया, which is called as artificial
plant classification system. Artificial plant classification system. Okay. Was proposed by Carolus Linnaeus. Okay. According to him, प्लांट्स को डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर डिस्टिंग्विश किया जा सकता है. उसने उसका बेसिस क्या था प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम का? तो दिस सिस्टम फॉर प्लांट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन few morphological characters, few morphological characters of plants. Okay, plants के कुछ morphological characters पर बेस था. अब वो morphological character, तो फर्स्ट ऑफ ऑल morphological character का मतलब कौन बताएगा बेटा? External features. Yes, very good. किसने दिया बेटा आंसर? Sanjana. संजना. वेरी गुड बेटा संजना. ठीक है, तो एक्सटर्नल फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल की जब स्टडी करेंगे हम, तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल इज टर्म्ड एज मॉर्फोलॉजी. कि मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म या टाइप या काइंड. मॉर्फ मतलब फॉर्म, काइंड और टाइप. ओके, तो कैसा फॉर्म है? ओके, तो बॉडी फॉर्म कैसा है उसका, तो इसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी. लॉगस इट मींस टू स्टडी और टू नो. मॉर्फोलॉजी इट मींस स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स. अब मॉर्फोलॉजी में जो एक्सटर्नल फीचर है, कोई प्लांट है एक्सटर्नल फीचर, तो उसमें एक्सटर्नली उसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट हो सकते हैं. ओके, जैसे फ्लावरिंग प्लांट है, तो बाहर से आप अगर किसी फ्लावरिंग प्लांट को देख रहे हैं, उसमें फ्लावर भी लगा है, तो फ्लावर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो गया, और उसके अंदर एंड्रोशियम गाइनोशियम में से आपको अगर वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो ओनली एंड्रोशियम दिख रहा है, और बाइसेक्सुअल है तो एंड्रोशियम भी दिख रहा है और गाइनोशियम भी दिख रहा है, आपको दोनों दिख रहे हैं समझ लो, तो आप उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोल दोगे. ओके, तो मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में वेजिटेटिव कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स मतलब रिलेटेड टू वेजिटेटिव पार्ट, सोमेटिक पार्ट, रिलेटेड टू सोमेटिक और वेजिटेटिव पार्ट. कौन कौन से होते हैं बेटा प्लांट के सोमेटिक या वेजिटेटिव पार्ट? प्लांट के सोमेटिक या वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं? Roots, stem, bud. Stem, leaf. वेरी गुड. रूट, स्टेम, बस इतना ही, और कोई Leaf. ऐड करेगा? Leaf. Bud. यस, लीफ. वेरी गुड. तो ये 3 पार्ट्स होते हैं किसी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट, लाइक रूट, स्टेम, लीव्स. ओके, अगर वो नॉन थैलस है तो उसका बॉडी का मोस्टली थैलस का पार्ट. ओके, अगर वो नॉन थैलस है तो फिर रूट, स्टेम, लीव्स आ जाएगी, और अगर वो थैलस है, थैलोफाइट है, एल्गी है या मॉस है, उस टाइम पर उसका थैलस का मोस्ट ऑफ द पार्ट वहां पर आ जाएगा, जिस पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एब्सेंट होंगे. उतना पार्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को छोड़कर के बाकी सारा पार्ट थैलस का वेजिटेटिव या सोमेटिक कहलाएगा. ओके, ध्यान रखो. नेक्स्ट, reproductory characters.
और सेक्सुअल कैरेक्टर्स। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स में क्या आएगा बेटा? Flower. रिलेटेड टू, पहले तो कैरेक्टर्स related to reproductive parts। चलो अब बताओ किसी प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से हो सकते हैं? Flower. pollen, यस, फ्लावर, पोलन। ठीक है, फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम होगा, एंड्रोशियम में ही एंथर होगा, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन आते हैं। ओके, तो फ्लावर पोलन ये भी सही रहेगा, बट पोलन फ्लावर के अंडर में ही आएगा। फिर अगर वो फ्लावरिंग प्लांट है तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है जिम्नोस्पर्म, तो उस पर भी पोलन ग्रेन आते हैं। सीडेड प्लांट्स में, सीड वाले प्लांट्स में पोलन ग्रेन आते हैं। नॉन सीडेड प्लांट्स में अल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में पोलन ग्रेन नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना बेटा। सीडेड प्लांट्स में ही पोलन ग्रेन होते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में ही पोलन ग्रेन, ये टर्म यूज करोगे आप। उसके अंदर मेल गैमेट होते हैं पोलन ग्रेन के अंदर। ओके, और वेजिटेटिव पार्ट में किसी ने बर्ड बोल दिया था बेटा, तो बर्ड इधर आना चाहिए, क्योंकि बर्ड ओपन होकर के फ्लावर बनाती है, तो बर्ड वो स्टार्टिंग है फ्लावर का। ओके, तो बर्ड यूजुअली जो बर्ड, अब दो टाइप की होती है, ठीक है। एक बर्ड जो यूजुअली मिलती है फ्लावरिंग प्लांट पर फ्लावर फॉर्मेशन के लिए, वो बर्ड, और एक दूसरी बर्ड होती है जो हम एक्सटर्नल आउटग्रोथ, रूट, स्टेम या लीव्स पर अगर कोई एक्सटर्नल आउटग्रोथ मिले तो हम उसको भी बर्ड बोल देते हैं। ओके, तो जब वेजिटेटिव बर्ड की बात करेंगे तो इसमें आएगी, मतलब रूट, स्टेम या लीव्स के ऊपर है। जैसे कि पोटैटो के ऊपर व्हाइट बर्ड आती है, पोटैटो के ट्यूबर से रिलेटेड व्हाइट बर्ड आती है, ठीक है। वो रिप्रोडक्शन के लिए भी है वो भी, लेकिन वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट हो जाता है फिर, ट्यूबर। ओके, तो स्टेम है, पोटैटो क्या है, जो हम पोटैटो खाते हैं वो क्या है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है फूड स्टोरेज के लिए। उसके ऊपर अगर व्हाइट बर्ड आ जाए तो फिर वो रिप्रोडक्शन के लिए वहां पर बन रही है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट हो जाता है वो, तो स्टेम का पार्ट के ऊपर बर्ड आ रही है। ओके, तो रूट, स्टेम या लीव्स पर अगर कोई बर्ड आए तो वो वेजिटेटिव बर्ड कहलाएगी, रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर के लिए आएगी। लेकिन अगर स्टेम के नोड से निकलने वाली ऐसी बर्ड जो लेटर किसी फ्लावरिंग प्लांट का है और वो आगे जाकर के फ्लावर में कन्वर्ट होने वाली है, ओके, ओपन होने वाली है फ्लावर में, तो उसको रिप्रोडक्टिव बर्ड कहेंगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मतलब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, और इनको बियर करने वाले स्पेसिफिक पार्ट वो आएंगे। क्यों? क्योंकि अब जब हमने फ्लावर कहेंगे तो फ्लावर ओनली फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म में मिलेगा, तो एंजियोस्पर्म में प्लांट में फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्योंकि वो एक ऑर्गन है, ठीक है। उसके अंदर फिर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ठीक है, ये मिलेंगे। तो एंड्रोशियम मिलेगा, स्टेमन जिसको बोलते हैं हम, इसमें स्टेमन में फिलामेंट और एंथर रहेगा, और एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनेंगे, और पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट्स होते हैं। ऐसे ही दूसरा गाइनोशियम बोलते हैं, गाइनोशियम को पिस्टिल और कार्पिल बोलेंगे, इसमें सिग्मा, स्टाइल, ओवरी रहेगी, और ओवरी के अंदर फिर एम्ब्रियो, ओवरी के अंदर ओव्यूल बनेगा, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक बनेगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर एग बनेगा, फीमेल गैमेट। ओके, इसलिए मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ओके, स्टेमन एंड पिस्टिल और कार्पिल, ऐसा बोलते हैं इसको। तो ये फ्लावरिंग प्लांट में, ओके। लेकिन जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं मिलेगा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, लेकिन उसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मिलेंगे।
ओके, एंथ्रीडियम बोलेंगे उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को, और वहां पर आर्किगोनियम बोलेंगे उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को, आर्किगोनियम। ओके, याद रखना, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को आर्किगोनियम बोलते हैं। ओके, इसी तरह से, लेकिन जिम्नोस्पर्म में पोलन ग्रेन बनाएगा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और उस पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट्स होंगे। ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स में एक गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर बनता है, उस गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर में से गैमेट बनते हैं। ओके, उनके गैमेट को, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट के गैमेट्स को हम एंथेरोजॉइट ये टर्म देते हैं। ओके, पढ़ेंगे हम पूरा, बट आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा टर्म आपके एक बार आप यूज टू हो जाओ, इस टर्म से फेमिलियर हो जाओ, तो आपको जब हम टॉपिक में पढ़ेंगे दूसरी टर्म्स के साथ में, तो आपको एक क्लैरिटी रहेगी। तो एंथेरोजॉइट, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट के मेल गैमेट्स होते हैं, एंथेरोजॉइट बोलते हैं उनको। वो स्विम करते वाटर में और फिर फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर्किगोनियम तक पहुंचते हैं और फीमेल गैमेट तक जाते हैं। ओके, तो आर्किगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में है। जबकि एंजियोस्पर्म्स में उसको हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म में गाइनोशियम बोलते हैं, फिस्टिल और कार्पेल। ठीक है, तो ऐसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो उसने क्या किया कि ऐसे रूट, स्टेम, लीव्स, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, इनके बेसिस पर, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर उसने प्लांट को सेग्रीगेट करना शुरू किया। ओके, फॉर एग्जांपल सेग्रीगेशन किया उसने डिफरेंट प्लांट का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेमन्स के बेसिस पर। ओके, कितने स्टेमन्स मिलते हैं किसी प्लांट के पास में। ओके, उनके बेसिस पर उसने एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई करना शुरू किया कि एंजियोस्पर्म की अलग अलग उनको अलग अलग एंजियोस्पर्म डिवीजन को अलग अलग जो है क्लासेस में रखा जाए, अलग अलग फैमिलीज में रखा जाए। ओके, लेकिन नंबर ऑफ स्टेमन्स इसके ऊपर उसने लिया। यहाँ पर ऐसे कुछ कैरेक्टर्स, मतलब कि ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर क्लासिफाई करने से सभी प्लांट को अच्छे से क्लासिफाई नहीं कर सकते। इवन जो कई से मैच नहीं कर रहे हैं, उनमें भी अगर नंबर ऑफ स्टेमन्स अगर लगभग बराबर है, इक्वल है, तो क्या उनको एक साथ ग्रुप में रख देंगे? तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो इसके ड्रॉबैक क्या थे, डीमेरिट क्या थी इसके? इसका डीमेरिट था बड़ा, डीमेरिट ऑफ आर्टिफिशियल प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसने सबसे पहले तो इक्वल वेटेज दिया वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को। गिवन इक्वल वेटेज और इक्वल इंपॉर्टेंस, आप वेटेज भी लिख सकते हैं और इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हैं। गिवन इक्वल वेटेज और इंपॉर्टेंस टू वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक, डीमेरिट। क्यों डीमेरिट है? क्योंकि हम देखते हैं कि अगर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, लीफ का शेप, रूट का ग्रोथ, स्टेम का साइज या शेप या कलर, ये चेंज हो सकता है इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट। ओके, अब फॉर एग्जांपल अगर आपने एक पी प्लांट को ग्रो करवाया, तो एसिडिक सॉइल में उसका फ्लावर रेड कलर का हो सकता है, और अल्कलाइन सॉइल में अगर ग्रो करवाया उसी को, तो उसका फ्लावर वॉयलेट पर्पल कलर का हो सकता है। ठीक है, तो क्या हमने कलर ऑफ फ्लावर के बेसिस पर उसी प्लांट को अलग अलग
सॉइल में ग्रो करवाने पर, एसिडिक या अल्कलाइन सॉइल में ग्रो करवाने पर फिर तो वो तो दो अलग अलग प्लांट हो जाएंगे, सेम प्लांट है। ओके, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे कोरिएंडर वगैरह, धनिया वगैरह, अगर आपने उसको अगर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर वाली सॉइल में ग्रो करवाया, नॉर्मल, वहां पर समझ लो कि उसको आसानी से थोड़ा बहुत पानी वो ले सकता है, उसको पानी अपने बराबर प्रॉपर अमाउंट में दिया या मिल रहा है, तो उसकी लीव्स जो है वो फ्लैटन बनेगी और अच्छी वाइड बनेगी। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा पानी वाली जगह पर दे दिया तो उसकी लीव्स ऐसी कट कट जाएगी, डाइसेक्टेड हो जाएगी। ओके, तो क्या हम लीफ के शेप के बेसिस पर उसको आप एक ही कोरिएंडर के डिफरेंट सीड्स है समझ लो, और उनको आपने अलग अलग जगह पर लगा दिया, ज्यादा पानी वाली जगह पर और थोड़ी मॉडरेट ऐसी जगह पर लगा दिया, मेसोफाइटिक कंडीशन वाली, जिसमें कि उसको पानी वो एबंडेंस में मिल रहा है, मतलब सॉरी एडिक्वेट अमाउंट में मिल रहा है, जितना चाहिए उतना मिल रहा है, सफिशिएंट अमाउंट में मिल रहा है, लेकिन एक जगह पर एबंडेंस में है, बहुत ज्यादा पानी है, पानी के अंदर लगा दिया आपने उसको, तो जब वो ग्रो करेंगे तो वहां पर इस तरह का आपको चेंज दिखेगा कुछ। ठीक है, तो ऐसे प्लांट में वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण अफेक्ट हो जाते हैं। ओके, तो क्या हम उन सेम प्लांट को अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग फैमिलीज में रखेंगे क्या? सेम प्लांट को रखेंगे क्या? सेम प्लांट को अलग अलग डिविजन्स में, अलग अलग प्लांट्स में, अलग अलग No. क्लासेस में? नहीं। ओके, तो इसलिए ओनली वहां पर देखा जाए तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बदलते रहते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन के बेसिस पर उनमें चेंजेस दिख सकता है। इसका रीजन क्या है डी का कि उनको इक्वल वेटेज नहीं देना चाहिए? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स easily affected by environmental changes, while reproductive characters चेंज नहीं होते अच्छे से, वहां पर इन्वायरमेंट में चेंज होने पर भी वो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, मेल वाला फीमेल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स वहां पर स्ट्रक्चर वहां पर वो अफेक्ट नहीं होगा ज्यादा। तो दोनों को इक्वल वेटेज देना ये बराबर नहीं है। ठीक है, ओनली फ्यू कैरेक्टर्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करना, और वो भी ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर, ये भी बराबर नहीं है, उसमें और कुछ चीजें होना चाहिए इन्वॉल्व। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, किसी को कोई डाउट आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं। गुड बेटा। इसके लिए फिर सेकंड इसमें मॉडिफिकेशन करके बैंथम एंड हुकर, ये दो साइंटिस्ट ने साथ में काम करके आर्टिफिशियल प्लांट क्लासिफिकेशन में उनको जो जो कमियां दिखी उनको हटाने की उन्होंने कोशिश की और नया सिस्टम प्रपोज किया। सेकंड, उन्होंने आर्टिफिशियल नाम था तो उन्होंने उसका नाम रखा नेचुरल प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम। सेकंड आया नेचुरल प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसने दिया प्रपोज बाय बेंथम एंड हुकर।
बेंथम एंड हुकर, ओके, सरनेम है उनके दोनों, बेंथम एंड हुकर, इन्होंने नेचुरल प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया। इस पर बेस्ड था इनका सिस्टम। क्लासिफिकेशन इन्होंने किया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स तो लिए ही जो लिनियस ने लिए थे, इन्होंने सेग्रीगेट किया वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज नहीं दिया। उसके साथ में इन्होंने साइटोलॉजी मतलब सेल की स्टडी, क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है प्लांट्स में, ओके, कौन कौन से सेल ऑर्गेनल सेल स्ट्रक्चर्स वहां पर साथ में एसोसिएटेड होते हैं, तो साइटोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो फॉर्मेशन कैसे होता है, तो अलगी में एम्ब्रियो नहीं बनता तो अलगी को अलग कर दिया, नॉन एम्ब्रियोफाइट, फिर एम्ब्रियो बनता है तो किस तरह से बनता है फॉर्मेशन, ओके, कौन कौन से गैमेट पार्टिसिपेट करते हैं, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एम्ब्रियोलॉजी। फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटा मतलब प्लांट्स, केमिस्ट्री तो मतलब फाइटोकेमिकल्स, मतलब प्लांट्स में कुछ स्पेशल केमिकल्स बनते हैं, तो स्पेसिफिक प्लांट में स्पेसिफिक केमिकल्स वहां पर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ प्लांट्स में कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स बनते हैं लेकिन सभी में नहीं बनते, कुछ प्लांट्स में गम्स या रेजिन बनती है, सब में नहीं बनते, कुछ प्लांट्स है ना, जैसे रबर का प्लांट है तो उसमें व्हाइट लेटेक्स जो रबर बनाने के लिए आता है, आइसोप्रीन नियोप्रीन, वो केमिकल वो बनाता है जिससे रबर बनाया जाता है, ठीक है। कुछ प्लांट होते हैं जैसे ओपियम डोडा, अफीम का प्लांट, उससे अफीम व्हाइट लेटेक्स के फॉर्म में निकलता है, ओके, निकाला जाता है, मतलब वो बर्ड, उसकी जो व्हाइट बर्ड होती है उसको कट लगाते हैं और वहां से वो व्हाइट लेटेक्स कलेक्ट करते हैं, उसको अफीम, ओके। तो इस तरह से जो है डिफरेंट प्लांट्स वहां पर डिफरेंट केमिकल्स प्रोवाइड करते हैं जो सभी प्लांट्स में नहीं बनते, स्पेसिफिक प्लांट्स में बनते हैं। साथ में एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी मतलब स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, तो प्लांट्स में तो ऑर्गन ऑलरेडी वहां पर बाहर से ही दिख रहे हैं हमको, रूट स्टेम लीव्स, तो उनकी फिर टिश्यू लेवल तक स्टडी, मतलब हिस्टोलॉजी, ओके, हिस्टोलॉजी इट मींस स्टडी ऑफ टिश्यूज। तो किस तरह से अरेंजमेंट है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ऐसे डिफरेंट साइंस की ब्रांचेस का यूज करके, डिफरेंट कैरेक्टर्स का यूज करके इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, ओके। तो ये थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड तरीका है, मॉर्फोलॉजी के साथ में इंटरनल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल फीचर के साथ में इंटरनल ऑर्गन की स्टडी, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी, ओके, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन, सेल कैसी है, सेल में क्रोमोसोम कितने हैं, ठीक है, क्या कौन कौन से स्पेसिफिक केमिकल्स बनते हैं तो उनकी बेसिस पर सेग्रीगेशन, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया कि नेचुरल प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम अच्छा है, बट इसमें फिर भी एक डिमेरिट रह गया, एक ड्रॉबैक रह गया। ये जो कुछ प्लांट है जो रिलेटेड है उनको एक हाथ केमिकल के कारण सेग्रीगेट कर दिया गया, बहुत दूर दूर रख दिया गया, इसके लिए थर्ड वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज हुआ, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसने प्रपोज किया। तो इसको किसी अकेले साइंटिस्ट ने प्रपोज नहीं किया, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइम पर जो वर्क किए, कुछ ने टीम के फॉर्म में किए, कुछ ने इंडिविजुअली किए, उनके सभी के वर्क को कलेक्ट करके ये सिस्टम बना दिया गया है, ओके। तो मतलब किसी ने ये खुद होकर के प्रपोज नहीं किया था, ओके, खुद होकर के नहीं बताया था कि हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। हर एक ने अपना अपना कुछ ना कुछ वर्क किया उसमें और उनको मिला करके एक नया सिस्टम बना दिया गया, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम।
किस किसका कंट्रीब्यूशन है इसमें? कंट्रीब्यूशन है एंगलर एंड फ्रांटल, इन्होंने दोनों ने साथ में काम किया था, इसके साथ में नाम लिख रहे हैं। ताक्ताजन, ओके, ताक्ताजन, डुजार्डिन वगैरह, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने यहाँ पर वर्क किया। तो इनका कलेक्टेड वर्क का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर है। तो कलेक्टेड वर्क को फिर हमने नाम दे दिया है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब आप लोगों ने लिविंग वर्ड पढ़ा था बेटा, उस टाइम पर हमने टर्म यूज की थी फाइलोजेनी एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। याद आ रहा है सबको? यूज किया था क्या हमने ऐसा कोई वर्ड? Yes. गुड। तो कोई बताएगा फाइलोजेनी का मीनिंग क्या लिखा था बेटा हमने? Basis on evolution. Evolutionary relationship. Evolutionary history. Yes, phylogeny it means evolutionary history of an individual। एक सिंगल इंडिविजुअल की जब हम evolutionary history ट्रेस करेंगे कि उसके एंसेस्टर कौन कौन थे, वो मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है, मल्टीसेलुलर है, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक है, सेल वॉल प्रेजेंट है, एब्सेंट है, ठीक है, ये उसकी प्रॉपर इवोल्यूशनरी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस हम वहाँ पर मैच करने की बजाय अगर हम ओनली ये चेक करें कि वो इंडिविजुअल आया कैसे था। फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन बीइंग का हमने लिया, तो ह्यूमन बीइंग, आजकल की ह्यूमन बीइंग होमो सैपियंस, तो सैपियंस के पहले भी कुछ एंसेस्टर थे, निएंडरथल, क्रो-मैग्नॉन, ओके, होमो हिबालिस, होमो इरेक्टस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर उसके पहले थे रामापिथेकस, उसके पहले शिवापिथेकस, उसके पहले जो है ड्रायोपिथेकस। तो ड्रायोपिथेकस फर्स्ट एप लाइक मेन था, ओके, तो फर्स्ट मेन जिसको बोल सकते हैं हम ड्रायोपिथेकस साइंस के अकॉर्डिंग। ड्रायोपिथेकस था जो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज से एप न्यू मंकीज एंड एप लाइक मेन जो सेग्रीगेट हुए, उसमें एप लाइक मेन, फर्स्ट एप लाइक मेन, मतलब फर्स्ट मेन हम कंसीडर करते हैं ड्रायोपिथेकस को। तो ड्रायोपिथेकस कहाँ से आए? ओल्ड वर्ल्ड मंकीज से। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज कहाँ से आए? तो स्मॉल मैमल से, स्मॉल शेप मैमल से। स्मॉल शेप मैमल कहाँ से आए? तो मैमल्स एंड बर्ड्स, रेप्टाइल से। रेप्टाइल्स कहाँ से आए होंगे? तो रेप्टाइल्स एम्फीबियंस से। एम्फीबियंस कहाँ से इवॉल्व हुए होंगे? तो फाइसेस से। वो कहाँ से इवॉल्व हुए होंगे? तो ऐसे इन्वर्टिब्रेट से जो कॉर्डेट, तो ऐसे इन्वर्टिब्रेट से जो कॉर्डेट्स थे। फिर नॉन इन्वर्टिब्रेट, मतलब इन्वर्टिब्रेट से आए होंगे। इन्वर्टिब्रेट कहाँ से आए होंगे? स्पॉन्जेस लाइक स्टार्टिंग वाले एनिमल्स, तो हम कहते हैं वो फिर प्रोटोजोन प्रोटिस्ट से आए होंगे, ठीक है। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट फिर बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए होंगे। बैक्टीरिया कहाँ से आए होंगे? तो प्रोजेनाइटर या प्रोजेनेट से आए होंगे, है ना। ये डोमेन्स ऑफ लाइफ पढ़ा था ना हमने। तो इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म की वहाँ पर पूरी हिस्ट्री पता करना, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ओके, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल, इसको बोलते हैं फाइलोजेनी। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब दूसरा टर्म हमने यूज किया था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसका मतलब आप लोग लिखोगे, आपको लिखवाया था फर्स्ट चैप्टर से नोट करके, evolutionary relationship among two organisms of two different species। दो अलग-अलग स्पीसीज के दो अलग-अलग मेंबर्स में evolutionary history, evolutionary similarities and differences क्या-क्या है वो पता करना था। जैसे हमने मैंगो और ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लिया होगा, या फिर फ्रॉग एंड ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लिया होगा, और उससे हमने वहां पर मैंने आपको बताया होगा। यूजुअली मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ ताकि तो बार-बार जब आपको बताऊं तब आपको भी क्लियर रहे और मुझको भी क्लियर रहे कि आपको क्या बताया था, ओके। तो उनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस हम इवोल्यूशन में क्या-क्या हैं, कैसे-कैसे वो पहले सिमिलर थे और कहां से वो डाइवर्ट होना शुरू हुए, डिफरेंसेस आना शुरू हुए, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में। इन्होंने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या-क्या है based on phylogenetic relationship,
रिलेशनशिप। ये अप्लाई करने से फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि हम हर दो इंडिविजुअल्स को चेक करके उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज और कहाँ पर वो डिफरेंस हुए हैं, तो वहां से हम उनको प्रॉपर कैटेगरी में रख सकते हैं। ओके, जैसे दोनों में फ्लावर्स है, ओके, दोनों में फ्लावर्स है, तो दोनों फ्लावरिंग प्लांट है तो एंजियोस्पर्म में ही होना चाहिए। फिर एक में सीड, दोनों में सीड आ रही है, सीडेड प्लांट तो ऑब्वियसली होंगे ही। फिर तो सीड आ रही तो मोनोकॉट है, डाइकॉट है, एम्ब्रियो है उसमें, उसके बेसिस पर वहां पर देखेंगे दोनों में मोनोकॉट एम्ब्रियो है तो दोनों मोनोकोटाइलेडनी क्लास का मेंबर होना चाहिए। दोनों में अगर दो कोटाइलेडन है एम्ब्रियो में तो डाइकोटाइलेडनी के मेंबर होना चाहिए। एक में सिंगल एक ही कोटाइलेडन है और एक में दो कोटाइलेडन है तो दोनों अलग अलग में चले जाना चाहिए। ऐसे ट्रेस करते जाएंगे उसमें सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस, और उनको अलग अलग प्रॉपर ग्रुप में इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। ठीक है, इसमें इवोल्यूशनरी सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस चेक करेंगे। Evolutionary similarities and differences चेक करते जाएंगे ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पर, और उसको फिर प्रॉपर हम अच्छे से क्लासिफाई कर पाएंगे। डिफरेंट कैटेगरीज रैंक्स में अच्छे से प्रॉपर एग्जाम में अच्छे से क्लासिफाई करते जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, किसी को कोई डिफिकल्टी हो, डाउट हो तो पूछ सकते हैं। गुड बेटा, Done, sir. गुड बेटा। कल हम पढ़ेंगे बेटा 3 टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे इसके आगे। ये तो हो गया क्लासिफिकेशन सिस्टम। फिर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम आजकल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जिसमें नॉट ओन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप प्लस नेचुरल प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसको भी ले लिया जाता है आजकल, नेचुरल प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप प्लस नेचुरल प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम के जो सारे ये जो दिए हैं कैरेक्टर्स, दोनों को मिला करके फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम को एक्सेप्ट किया गया है आज। ओके, तो नेक्स्ट हम, ये तो हो गया प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम अब फिक्स हो चुका है। उसके बाद में हम 3 टर्म्स पढ़ेंगे जो प्लांट की टेक्सोनॉमी में हेल्प करेगी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमोटेक्सोनॉमी। और फिर उसके बाद में हम डिविजन्स 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिवीजन अल्गी के बारे में। ओके, और आपको इस वीक में अगर संडे को टेस्ट होगा तो आपको क्लैरिटी है कहाँ का क्या क्या आने वाला है। वायरस, वायरॉइड, प्रायॉन, लाइकेन, प्लांट क्लासिफिकेशन जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है उसमें ब्रायोफाइट्स तक। ओके बेटा, Yes. Yes, sir. चलो बाय बेटा, टेक केयर, कल मिलते हैं। Thank you, Thank you, sir. sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय बेटा।